फतेहपुर के आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल रात यूपी के कुशीनगर में एक परिवार शादी की रस्म में आनंद उत्सव में था और अचानक एक ऐसा हादसा हुआ। बहुत सी हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने अपना जीवन खो दिया। मैं सभी पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जा रही है। साथियों, मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं। मुझे पंजाब में बहुत सालों तक काम करने का अवसर मिला है, लेकिन इस बार मैंने जो पंजाब का मिजाज देखा है, पंजाब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का जो जोम और जुस्सा देखा है, वो वाकई अद्भुत है भाइयों, अद्भुत है। मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला और जैसा 2 चरणों में मैंने देखा है, तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशासन को भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना ये बहुत बड़ी सौगात है और इसलिए प्रशासन के भी लोग, सुरक्षा बल, सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज यहां बांदा सहित आसपास के जिलों के हजारों साथी भी यहां पहुंचे हैं। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और रायबरेली से भी हजारों मतदाता टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं दूर दूर देख रहा हूं और जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया उसके भी चारों तरफ मैंने देखा, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपका ये प्यार, इतनी बड़ी तादाद में आप सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये धरती वीर वीरांगनाओं, मेहनतकश किसानों, कारीगरों की ये धरती है। यहां का 52 इमली पेड़ स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र के योगदान का जीवंत उदाहरण है। आपका जो ये उत्साह है,
उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम धूम से विजय की होली मना लेंगे। भाइयों और बहनों, फतेहपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में पराक्रम, वीरता ये यहां के लोगों की नसों में है, खून में है। देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहां के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन ये जो यूपी के गौर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं। आप देखिए, एक कोरोना की भयंकर महामारी 2 साल हो गए, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, पूरी मानवता को संकट में डाला हुआ है। ऐसी भयंकर महामारी के बीच हम एक एक जीवन बचाने के लिए 2 साल से दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपके आशीर्वाद से हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है। ये भाजपा सरकार देश को मुफ्त टीका लगा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, घर घर एक एक व्यक्ति को डोज मिल जाए, टीका लग जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करती है। भाइयों बहनों, आप सबको टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, टीका लगा है? सबको टीका लगा है? क्या आपसे किसी ने टीके का पैसा लिया है क्या? आपको कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? ये भारत सरकार ने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? इतने बड़े संकट से आपको रक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? इतना बड़ा सेवा का काम, इतना बड़ा पवित्र काम, सच्चे अर्थे मानव की जिंदगी बचाने का मानवता का काम, लेकिन ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है। अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से 2 लोग डरते हैं, टीके से 2 लोग डरते हैं। एक कोरोना वायरस
और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। रिकॉर्ड वैक्सीन लगवा ली, तो अब इन्होंने क्या शुरू किया है कि सरकार, हमारा गरीब देश है, ये टीकों के पीछे इतना सारा खर्चा क्यों कर रही है? मुझे बताइए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मोदी कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी जिंदगी बचेगी तो मुझे आनंद होगा कि नहीं होगा? मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझे आपके लिए काम करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब देखिए, ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके तैयार किया, लेकिन ये ऐसे राजनीति में लिपटे हुए लोग हैं, ऐसे परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं कि इनको टीके से भी समस्या, योगी से भी समस्या, मोदी से भी समस्या, टीके से भी समस्या। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पिछले 2 सालों से गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने नागरिकों की इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। धनी देश, संपन्न देश, वे भी वो काम नहीं कर पाए, वो भारत जैसे देश ने करके दिखाया है। 2 साल भाइयों बहनों, जब गरीब के घर में राशन पहुंचता है, मेरे मन में एक ही कामना रहती थी कि कोरोना का संकट आया है, संकट भयंकर है, परिवार में हालत ऐसी कि एक कमरे में मां बीमार हो, कोरोना की बीमारी आई हो, लेकिन दूसरे कमरे से बेटा मां के पास भी नहीं जा सकता था। ऐसी ये बीमारी, उस बीमारी में मेरे दिल में एक ही बात रहती थी कि मेरा कोई गरीब परिवार, मेरी कोई गरीब मां, मेरे देश का कोई गरीब बच्चा, उसको कभी भी भूखे सोने की नौबत ना आ जाए। कोई मेरा ऐसा गरीब परिवार न हो उसके घर में चूल्हा न जलता हो भाइयों। लेकिन जब भारत इतना बड़ा काम कर रहा है तो ये लोग मुफ्त राशन देने वाली इस योजना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं इन लोगों से सतर्क रहने के लिए, आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। भाइयों और बहनों, जब लाल किले से मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था और मैंने लाल किले से जो भाषण दिया, देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए शौचालय बनाने की बात कही, तो इन्होंने विवाद खड़ा किया कि कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है और ये शौचालय की बात कर रहा है।
भाइयों बहनों, न उन्होंने गरीबी देखी है, न उन्होंने गरीब की मुसीबत देखी है, न हमारी माताओं बहनों को कैसी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। जब शौचालय नहीं होते थे, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उसको जाना पड़ता था और रात को वो अंधेरे का इंतजार करती थी और दिन में कभी जाने की जरूरत पड़ गई तो वो पीड़ा सहन करती थी, लेकिन वो शाम का इंतजार करती रहती थी। क्या कभी मेरी इन माताओं बहनों की पीड़ा के विषय में किसी सरकार को सोचने की फुर्सत थी क्या? वो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनको जमीन कभी दिखती नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं तो आपके बीच में ऐसे आया हूं, इसलिए मुझे पता है पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, मुसीबतें क्या होती हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैंने शौचालय बनाने का अभियान चलाया, सरकारी खजाना मैंने खर्च करना तय कर लिया। मैंने कहा जिसको मेरी आलोचना करनी है करेंगे, जिसको मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करना है वो करते रहेंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान में मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय के अभियान को चलाऊंगा। आज गांव-गांव, घर-घर शौचालय बने और मैं तो मेरे उत्तर प्रदेश की बेटियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जब ये शौचालय बना रहे थे तो मैं एक स्थान पर खुद शौचालय बनाने के काम में हिस्सेदार बनने के लिए गया था। तो वहां मुझे बताया गया कि हमने तो इसका नाम इज्जतघर रखा है। मेरी बेटियों ने मुझे कहा ये शौचालय सिर्फ नहीं है, ये हम बहन बेटियों के लिए इज्जतघर है। जिस प्रदेश में ऐसी उम्दा सोच हो भाइयों बहनों, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए जी जान से काम करना ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य है। केंद्र सरकार ने जब 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया तो एक कानून के खिलाफ ये पूरे सारे कुनबा उसके खिलाफ हो गया, 3 तलाक के समर्थन में खड़े हो गए। मैं तो हैरान हूं, 21 सदियां जी रहे हैं, एक कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि जो लोग उनको वोट देते हैं उनका भला भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मेरी मुस्लिम माताओं बहनों, छोटी छोटी बात में 3 तलाक हो गई छुट्टी। वो बेटी बेचारी कहां जाएगी? कहां जाएगी? उस पिता का कल्पना कीजिए कि कितने उत्साह उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजी हो और 3 तलाक कह करके उसको घर वापस भेज दें, साथ में 1-2 बच्चे लेकर के आ जाएं। उस बूढ़े मां बाप का क्या हाल होता होगा जिनको ये झेलना पड़ता होगा। उस भाई का क्या हाल होता होगा जिसकी बहन वापस आई है। उस मां का क्या हाल होता होगा कि जिसकी बेटी ससुराल से अब लौट के आई है, उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी? क्या मुझे बताइए, इन माताओं बहनों की रक्षा मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इनका भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मैं सिर्फ वोट का ही सोचता रहूं, कुर्सी का ही सोचता रहूं कि देश का भी सोचूं कि ना सोचूं? लेकिन भाइयों बहनों, इनको तो 3 तलाक में भी विरोध था। आज मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में से मेरी मुस्लिम बहन बेटियां जो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा का मैंने बहुत बड़ा काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में गरीबी से लड़ने की ताकत, जब तक हम गरीब को सशक्त नहीं करेंगे ना, नहीं आने वाली है। नारे तो बोलते रहेंगे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब तक गरीब सशक्त नहीं होता है, गरीबी खत्म नहीं हो सकती है।
और जिस दिन गरीब सशक्त हो जाता है ना, वो भी गरीबी को खत्म करने के लिए हमारा सिपाही बन जाता है। और इसके लिए उस परिवार की गरीब मां का सशक्तिकरण, अगर गरीब मां को ताकत मिल गई ना, आप देख लीजिए, गरीबी को सामने लड़ने के लिए पुरुष के पास समय बच जाएगा, वो मेहनत करेगा और दोनों मिलकर के देखते ही देखते गरीबी से बाहर आ सकते हैं। और सरकार का ये काम है और ये काम करने के लिए आपने मुझे बिठाया है। गरीबों का भला करने के लिए आपने मुझे बिठाया है। भाइयों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली हो, हर गांव तक सड़क हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो। गरीब के लिए हम जो भी काम करें, ये परिवारवादियों को, जिन्होंने गरीबों को वोट बैंक बना के रखा था, उनकी नींद हराम हो गई है कि हमने तो नारे दे करके उनको पकड़ के रखा। ये मोदी शौचालय दे रहा है, ये मोदी घर दे रहा है, ये मोदी गैस का कनेक्शन दे रहा है, ये मोदी बैंक के खाते लगा रहा है, ये मोदी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये मोदी मुफ्त में बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था करता है। इनको लग रहा है कि उनकी वोट बैंक जा रही है। अरे भाई, ये वोट बैंक के चक्कर में ही तुमने देश को तबाह करके रखा है। मेरे देशवासियों का भला कीजिए। ये देश के लोग उदार हैं। अगर हम सच्चे अर्थ में काम करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो एक बार सरकार बनती है, दूसरी बार बदल जाती है, और कुछ लोग तो इसलिए सपने देखते रहते हैं कि वैसे भी बदलना ही है। अब तो उत्तर प्रदेश ही बदल गया है। उत्तर प्रदेश ने तो 2014 में हमें समर्थन दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, और इसलिए वो पुराने वाली थियरी उत्तर प्रदेश ने खत्म पहले से ही कर दी है। और इसलिए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के रहेगी। ये मैं आप में से देख रहा हूं, आपके उत्साह में से देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये गरीबों के लिए दिन रात मैं काम करता हूं। ये परिवारवादी इस काम को छोटा काम बताते हैं। ये आपके लिए छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए तो न गरीब छोटा होता है, न गरीब की सेवा छोटी होती है। मेरे लिए तो ये एक प्रकार से पुण्य का अवसर होता है। इनको तो ये भी तकलीफ। मैं कुंभ के मेले में आया, इतना बड़ा कुंभ का मेला था, इतना बड़ा कुंभ का मेला था, लेकिन जब कुंभ के मेले में आया तो दुनिया में कुंभ के मेलन की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी थी उसकी सफाई के कारण। उसकी सफाई के कारण तो मेरा मन कर गया, और मैंने जो सफाई करने वाले भाई बहन थे उनके पैर धोए, उनके आशीर्वाद लिए। भाई, इतना बड़ा काशी विश्वनाथ धाम बन गया, चारों तरफ जय जयकार हो रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो उस मजदूर की तरफ था जिसने मेहनत करके काशी विश्वनाथ धाम बनाया था। तो सारे संत बैठे थे, सारे महापुरुष बैठे थे। मैं उनके पास नहीं गया, मैं वहां चला गया जहां इन मजदूर बैठे थे। फूलों से वो फूलों की वर्षा की, उनका सम्मान किया, उनके आशीर्वाद लिए। क्यों? मुझे मालूम है यही मेरे देश के लोग हैं जो मेरे देश के सपने पूरे करेंगे भाइयों। और इसलिए उनके सपने पूरे करने के लिए मैं अपने सपनों को खपा रहा हूं भाइयों बहनों। इसलिए मैं काम कर रहा हूं। आपने देखा होगा आजकल ये लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये लोग भारत को अब भी दूसरों पर ही निर्भर रखना चाहते हैं। दुनिया के बाजार में ले आओ और अपनी गाड़ी चलाओ। आप मुझे बताइए भैया, फतेहपुर के वीर, परिश्रमी, पराक्रमी लोग
ये दुनिया से सब बाहर से ला करके उसी से गुजारा करने से दूसरों पर भारत को निर्भर रहना पड़े, आजाद भारत के लिए ये शर्मिंदगी है कि नहीं है? हमें बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे हमारे पूर्वजों ने यहां बलिदान दिए थे, ये भारत के सम्मान के लिए, भारत के गौरव के लिए। हमें उसको पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, ये देश आश्रित रहना नहीं चाहता। और इसलिए मैंने एक बात की, मैंने ये भी लाल किले से कहा कि लोकल के लिए वोकल होने की, यानी जो स्थानीय लोग उत्पाद करते हैं, हमारे कारीगर जो चीजें बनाते हैं, हमारे किसान जो चीजें उत्पादन करते हैं, हमारे छोटे छोटे कारखाने जो चीजें बताते हैं, उनका हमने गौरवगान करना चाहिए। मुझे बताइए, हमारे यहां जो चीजें बनती हैं उसका हमने गौरवगान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, आपके घर में आपके बेटे को ही अगर आप मान सम्मान नहीं दोगे और आप मोहल्ले वालों को कहोगे कि मेरे बेटे को सम्मान दो, तो कोई देगा क्या? देगा क्या? भाइयों बहनों, अपने यहां जो पैदावार होती है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब मुझे बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोले कि भाई स्थानीय उत्पादों को महत्व दो, तो कांग्रेस का कोई नुकसान होने वाला है क्या? अगर समाजवादी पार्टी बोले कि लोकल चीजों का उत्पाद खरीदिए, तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा क्या? लेकिन मोदी ने बोला तो हम नहीं बोलेंगे। हम लोकल लोग भूखे मर जाए लेकिन हम मदद नहीं करेंगे। योगी जी ने एक काम किया, एक जनपद एक उत्पाद, यूपी के लघु कुटीर गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये गौर परिवारवादियों का जो गिरोह है ना, इस गिरोह को उसके में दिक्कत आ गई, क्योंकि उसमें कटकी नहीं हो सकती है, मलाई नहीं खा सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये मेरे फतेहपुर का लोहे का सामान हिंदुस्तान भर में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? हमारे फतेहपुर का लोहे का सामान, उसका जय जयकार तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। अब मुझे बताइए, यहां का पेड़ा, हमारे यहां का पेड़ा, ये पेड़ा भी दुनिया में मशहूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका भी मार्केट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहां जो हमारा बेडशीट, क्या ये बेडशीट जो बनती है वो भी हिंदुस्तान के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? यहां के लोगों को ज्यादा काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बांदा के सजर पत्थर की कलाकारी को विश्व भर में पहचान दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ऐसी प्राकृतिक संपदा, ऐसी कलाकारी दुनिया में बहुत कम देशों के पास होती है, जो आप लोगों के पास है, और मैं उसका झंडा लेकर के घूम रहा हूं। भाइयों साथियों, ये हमारा बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड तो अपने खिलौने के लिए, हथकरघा हस्तशिल्प की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर रहा है। हमारे जनजातीय बहन भाइयों का हस्तशिल्प तो पूरी दुनिया में सचमुच में श्रेष्ठ है। हमारी सरकार ने देश में ही खिलौने बनाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की है। और इसके साथ बच्चों के मन में संस्कार भी है। बचपन में अगर उसके दिमाग में विदेशी खिलौना घुस गया ना, तो जिंदगी भर उसको विदेशी चीजों का मोह रहेगा, हिंदुस्तान की चीज पसंद नहीं आएगी। बचपन में वो खिलौने भी खेलेगा तो मेरे देश का खिलौना होगा, मेरे देश के किसी गरीब का बनाया हुआ खिलौना होगा, तब जाकर के मेरे देश की चीजों का सम्मान बढ़ेगा। भाइयों, और इसके लिए जब मैं वोकल होने की बात करता हूं, जोर जोर से हमारी उत्पाद के संबंध में बोलने के लिए कहता हूं, तो ये परिवारवादियों को इसका भी दर्द होता है। असल में इनको समस्या ये है कि अगर देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को साधन मिल गए, शक्ति मिल गई, आंख उठाकर बोलने की उसको ताकत मिल गई,
तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, इनकी सारी राजनीति ही धरी की धरी रह जाएगी भाइयों। ये कट कमीशन का जो माफिया इन्होंने बनाया है, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान से बर्बाद हो जाएगा, इसकी चिंता है। साथियों, फतेहपुर की मिर्च, झांसी की तुलसी, महोबा का देशावरी पान, ऐसे अनेक कृषि उत्पादों के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत मशहूर है। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए ऐसी फसलें सम्मान और समृद्धि देने वाली है। आप बताइए, दशकों तक बार बार ये घोर परिवारवादी यहां सत्ता में आए, इन्होंने इन फसलों के लिए, छोटे किसानों के लिए कुछ भी किया क्या? आज हम बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाएं बना रहे हैं। किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों रुपये भेज रहे हैं, वरना इन्होंने तो किसानों के नाम पर झूठी घोषणाएं करके अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों की ही तिजोरियां भरी हैं। ऐसे घोर परिवारवादियों को अब यूपी की सत्ता के आसपास भी फटकने नहीं देना है। साथियों, हम यूपी में डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। जो डेयरी प्लांट है वो गोबर से बनी बायोगैस से बिजली बनाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं, उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। साथियों, फतेहपुर के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं कि पिछली सरकार के लोग यहां कैसे कैसे दबंगई करते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, ये यहां पर तो आम बात थी। अवैध खनन माफिया ने तो फतेहपुर समेत इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। योगी जी की सरकार अब माफियाओं का इलाज, मुझे बताइए, इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? योगी जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? केशव जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, घोर परिवारवादियों ने यहां गन्ना मालिकों के जो दुनिया थी, आंख मिचौली की और गन्ना मिलों को बंद किया। सिंचाई की सुविधा देने के बजाय खनन माफिया को, अवैध कब्जा माफिया को, उन्हीं को पाला पोसा था। दशकों दशक तक ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं को लटकाए रखा, तब इनको बुंदेलखंड और अवध के किसानों की याद नहीं आई। ये हमारी सरकार है जिसने यहां के किसानों की इस तकलीफ को समझा। बाणसागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ऐसी कितनी ही परियोजनाएं डबल इंजन की सरकार ने पूरी कराई है। भाइयों बहनों,
बुंदेलखंड के लाखों किसान कितने दशकों से केन बेतवा को लिंक करने की मांग करते रहे हैं। केन बेतवा, इसको लिंक करने की मांग थी कि नहीं थी भैया? लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? लेकिन ये काम पूरा करने का बीड़ा हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाया है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक, 44,000 करोड़ से अधिक लागत से बुंदेलखंड में खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। भाइयों, ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि परिवारवादियों को अगर मौका मिल गया तो उनकी दुनिया चालू रखने के लिए एक केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं, उसमें भी रोड़े अटकाएंगे, रोड़े डाल देंगे। साथियों, पानी के नाम पर सालों तक इन्होंने क्या क्या खेल खेला है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। यूपी की बुंदेलखंड की बहन बेटियों के साथ तो इन्होंने बार बार विश्वासघात किया है। अब हमारी सरकार यहां हर घर जल अभियान चला रही है। 2 सालों के भीतर ही यूपी की लाखों बहनों के घर पर नल से जल पहुंच चुका है। 10 मार्च को जब फिर डबल इंजन की सरकार आएगी तो तेजी से नल कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। और मेरी माताएं बहनें नल से जल के मेरे अभियान को लेकर के मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार का फतेहपुर और इस क्षेत्र से विशेष स्नेह है। गौर परिवारवादियों ने फतेहपुर को पिछड़ा मानकर और अपनी जिम्मेदारी उसी से पल्ला झाड़ लिया था, हाथ ऊपर कर दिए थे। भाजपा सरकार ने फतेहपुर की विकास की आकांक्षा को समझा और हमें आकांक्षी जिलों में इसको शामिल किया। आज फतेहपुर आकांक्षी जिलों में तेजी से विकसित होने के पैमाने पर काफी ऊपर आ रहा है। फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण का सौभाग्य भी आप लोगों ने मुझे दिया था। यहां फतेहपुर में जन औषधि केंद्रों से लोगों को सस्ती दवाइयां भी मिल रही हैं। यूपी में भाजपा सरकार ने 1100 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं। इनसे हमारे गरीब भाइयों बहनों को करीब 700 करोड़ रुपए की बचत हुई है। फतेहपुर और आसपास के लोग ये भी नहीं भूल सकते कि कैसे इस क्षेत्र को पहले की सरकारों के समय बिजली के लिए तरसाया गया है। अब योगी जी की सरकार में पहले से कई गुना ज्यादा बिजली मिल रही है। हमारे लिए फतेहपुर का, प्रदेश का, देश का हर गांव, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है। गौर परिवारवादियों की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। साथियों, गौर परिवारवादियों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने दशकों तक देश में और यूपी में सरकारें चलाई है। लेकिन आप लोगों ने जब से उन्हें यहां से बेदखल किया है, इन लोगों की यूपी के प्रति नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया तो गांधी परिवार तालियां बजाता रहा और आज ये लोग यूपी के लोगों से आकर वोट मांग रहे हैं। आपको इन परिवारवादियों से भी बचकर रहना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ऐसे ही प्रयासों का प्रमाण है। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी तेज गति से पूरा हो रहा है। कोरोना के बावजूद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम को हमने धीमा नहीं होने दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने संकट काल में हजारों श्रमिकों को काम दिया, रोजगार दिया। जब ये पूरा हो जाएगा तो यहां सिर्फ सुविधा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि यहां के किसानों को, उद्यमियों को भी बहुत लाभ होगा। इन एक्सप्रेसवे के अलग अलग बगल में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। बड़े बड़े गोदाम, बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज, इसकी फैसिलिटी बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार इस क्षेत्र के शौर्य और वीरता के समृद्ध इतिहास को और ऊंचाई पर पहुंचाने जा रही है। देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक अब यूपी में बन रहा है। देश की सेना को ताकतवर बनाने, रक्षा साजो सामान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम अब ये क्षेत्र करेगा, बुंदेलखंड करेगा। यहां अनेक डिफेंस की फैक्ट्रियां लगेगी। साथियों, अब अवध और बुंदेलखंड के तेज विकास के लिए बदला लेने वाले नहीं, जमीन पर बदलाव करने वाले चाहिए। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नहीं, पलायन को रोकने वाले चाहिए। सिर्फ घोषणा करके सो जाने वाले नहीं, बल्कि गौर परिश्रम करने वाले लोग चाहिए। इसलिए आपको मैं आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानिए। मन में ठान लीजिए, सबसे पहला काम करेंगे तो मतदान का करेंगे, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। मतदान को हम प्राथमिकता दें, लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाएं। मैं मेरे युवा साथियों को, मेरी बहन बेटियों से विशेष रूप से कहूंगा, आपको भारी मतदान करना है और मतदान कराना भी है। घर घर जाना है, मतदाताओं को तैयार करना है, भारी मात्रा में मतदान करवाना है। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं। मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, आगे आ जाए उम्मीदवार, और साथ में मौर्य जी भी आ जाए।